हेलो ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से विजय सीरीज के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम डे 8 में जीएसटी के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमने मॉर्निंग में टेलीग्राम ग्रुप पे 4 क्वेश्चंस शेयर किए थे। मैं आशा करता हूं कि आपने इनको डाउनलोड किया होगा, इनको लिखा होगा और अब टाइम आ चुका है कि हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हम क्वेश्चन के आंसर्स की डिस्कशन की बात करेंगे तो हम फॉलो करेंगे 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर आंसर राइटिंग। ये 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, हमें उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद हम कंटेंट को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द आंसर क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें अपने आंसर में हमेशा कुछ फॉर्डर मटेरियल ऐड करना होता है। फॉर्डर मटेरियल का मतलब क्या है कि हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स, डाटास, रिपोर्ट्स ऐड करने जिससे हमारा आंसर जो है वो जर्नल से स्पेसिफिक बन जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। एंड दोस्तों, ये जो विजय इनिशिएटिव है हम आपके रेगुलर लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोग अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकें। हफ्ते में 6 दिन हमारे लेक्चर्स होते हैं जहां पर हम GS1, GS2 और GS3 को अल्टरनेट कवर कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था आज का वो था फ्रॉम द टॉपिक सिग्निफिकेंट प्रोविजन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटी। एंड क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। पहला कीवर्ड क्या है? डिस्कस। कि आप लोगों को चर्चा करनी है कि क्या है हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दी या सिग्निफिकेंस ऑफ दी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आप लोग जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। बाद में 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के थ्रू सोरेन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में 51A आर्टिकल के थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई और बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई बाय 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002। ठीक है, अब यहां पे उतनी जरूरत नहीं है लिखने की क्योंकि दोस्तों 4 मार्कर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को लिमिटेड वर्ड्स मिले हैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। तो आपको टू द पॉइंट पहुंचना है, टू द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में सबसे पहले बताएंगे कि कहां पर ड्यूटी जो है वो प्रोवाइडेड है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र क्वेश्चन में भी किया गया है कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप बताएंगे कि देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो प्रोवाइड करी गई हैं इन आर्टिकल 51A ऑफ पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इनकी सिग्निफिकेंस आप फिर मेंशन करना शुरू करेंगे। सबसे पहली सिग्निफिकेंस है कि दे आर एक्टिंग एज अ वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एक्टिविटीज। अब इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि वी हैव टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट गाइड आवर फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद है कि वी हैव टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन एवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो ये ड्यूटीज हमें क्या बता रही हैं कि हमें भाई थोड़ी नेशनलिटी की जो बातें हैं वो दिमाग में रखनी है, पैट्रियटिज्म हमारा हाई होना चाहिए। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है कि जो सिटीजन्स हैं दे हैव टू एब्जॉर्ब वायलेंस एंड टू हार्म दी पब्लिक प्रॉपर्टीज को छोड़ना पड़ेगा उनको। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटी सोशल एक्टिविटीज एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज का। एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए एक और फंडामेंटल ड्यूटी है, ड्यूटी नंबर 5, जहां पर बोला गया है कि हमें सारी बाउंड्रीज से ऊपर उठ के, लिंग्विस्टिक बाउंड्री, रिलीजियस बाउंड्री, सोशल बाउंड्री से ऊपर उठ के हमें आपस में हार्मनी क्रिएट करनी है। और इसके साथ साथ जो हमारी वुमेन है उनके टुवर्ड्स हमें डिग्निटरी जो प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटीज पहली वाली की सिग्निफिकेंस हो गई। देन दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, जो कि यहां पर आपको ड्यूटीज बताई गई हैं। और जब भी आपको ड्यूटीज बताता है तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आता है कि भाई हमें ये ड्यूटीज का ध्यान रखना है जब भी हम कोई एक्टिविटी करें। इसके साथ साथ ये सिटीजन्स को ये भी बताती है कि भाई अगर आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स मिले हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं, तो उनके साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं जो आपको फुलफिल करनी है। क्योंकि अगर आपको एक हाथ में राइट मिल रहे हैं फ्रॉम द स्टेट, तो आपको स्टेट के टुवर्ड्स कुछ ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, तभी तो बैलेंस आपका पूरा बनेगा। इसके साथ साथ दे आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जिनको हम इन्फोर्स कर सकते हैं एक लॉ बना के। फॉर एग्जांपल 86th अमेंडमेंट के लिए हमने राइट टू एजुकेशन बना दिया। या फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों की पहली जो ड्यूटी है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट ओवर नेशनल आइडियल्स लाइक नेशनल फ्लैग, ठीक है, नेशनल एंथम। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है 1971 का, तो वो हमारे इन्फोर्सेबल है थ्रू लॉ। इसके साथ साथ जो 51AH में जो पूरी हमारी ड्यूटी है कि हमें भाई सेंस ऑफ जो है साइंटिफिक डिसिप्लिन लेकर आना है, साइंटिफिक टेम्पर हमें डेवलप करना है, तो वो कहीं ना कहीं मॉडर्निटी की बात हमें बता रही है। तो दीज आर द डिफरेंट सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी जिनको आप 1 by 1 मेंशन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब यहां पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब क्या है कि आपको डिटेल में बताना है, लेकिन डिटेल कितना है? सिर्फ 7 शब्दों का। और क्या बताना है? कंपोजिशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट।
ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को सीधा पहुंचना है कहां पर कि डिफरेंट हाउसेस की कंपोजिशन क्या है। अब एक कंपोजिशन भी दो तरीके की है, आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी या फिर आप लोगों ने कोई और स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी। तो वहां पर हमने कंपोजिशन कौन सी देखी है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपोजिशन एंड व्हाट इज द करंट लिमिट ऑफ कंपोजिशन। तो आपको दोनों ही मेंशन करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां पर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आपको कौन सी कंपोजिशन बतानी है, ठीक है। तो यहां पर हम बताएंगे कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें तीन जो है वो पार्टिसिपेंट है। पहला है इंडियन प्रेसिडेंट, देन लोकसभा एंड राज्यसभा। अब हम बताएंगे लोकसभा एंड राज्यसभा की कंपोजिशन। अब दोस्तों ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो इंडियन पार्लियामेंट है इसमें प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है। कोई भी एक्ट लॉ तब एक्ट बनता है, कोई भी बिल तब एक्ट बनता है जब तक उसे प्रेसिडेंट साहब की परमिशन मिल जाती है। तो अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं होंगे तो आपका जो लीगल प्रोसीजर है लॉ बनाने का वो कंप्लीट नहीं होगा। तो वो हम मेंशन करेंगे यहां पर। उसके बाद हम बताएंगे स्ट्रेंथ। सबसे पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो राज्यसभा की है कॉन्स्टिट्यूशन में वो 250 है, जिनमें 238 सीट जो हैं वो फिल करी जाएंगी फ्रॉम दी स्टेट्स। और तभी हम राज्यसभा को क्या कहते हैं कि इट इज द फेडरल चैम्बर, जहां पर हमें स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो 12 सीटें हैं वो यूनियन 12 सीटें जो हैं वो हमारी फुलफिल की जाएंगी बाय द नॉमिनेशन थ्रू द प्रेसिडेंट, ठीक है। और यहां पर दोज पर्सन हु आर परफॉर्मिंग गुड इन सोशल सर्विस, आर्ट्स, लिटरेचर या फिर साइंस, तो उसको हम प्रमोट करते हैं कि आप लोग जाओ और आप इलेक्शन मत लड़ो। आपको हम एक इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं राज्यसभा में अपने जो व्यूज हैं उनको देने का, ताकि राज्यसभा की जो वर्किंग है वो और इंप्रूव हो जाए, ठीक है। इसमें एक और बात की जो 238 सीटें हैं, यहाँ पर 238 सीट्स हैं, वो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स दोनों से फिल होती हैं। अब बताएंगे करंट कंपोजिशन। करंट कंपोजिशन क्या है कि इस टाइम पर 245 मेंबर हैं, जिनमें 229 हैं राज्यों के, 4 मेंबर हैं यूनियन टेरिटरीज के, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी आती है, और 12 मेंबर हैं नॉमिनेटेड, ठीक है। अब बताएंगे लोकसभा के बारे में कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ। उसके बाद जो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है वो 530 है, यूनियन टेरिटरीज की 20 है, और 2 नॉमिनेटेड मेंबर थे। लेकिन 104th अमेंडमेंट के थ्रू जो नॉमिनेशन था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों का, उसको एंड कर दिया गया। अब आप बताओगे करंट स्ट्रेंथ। करंट स्ट्रेंथ है 545, जिनमें 530 है स्टेट्स के और 513 मेंबर हैं यूनियन टेरिटरीज के। 2 मेंबर अभी उनके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं, क्योंकि अपडेट नहीं है, बट 2 मेंबर अभी नॉमिनेट नहीं किए गए हैं इन दी लेटेस्ट लोकसभा। तो ये आपकी कंपोजिशन हो गई, ठीक है, आपने डिस्क्राइब कर दी अच्छे से। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा हिमाचल जीके का, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फॉर द इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन हिमाचल प्रदेश, जो कि जीएस 2 में यूनिट 2 में सब यूनिट 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेट करता है। क्वेश्चन क्या है, discuss various administrative reform measures initiated by the government for improving the service delivery to its citizen in the state of हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिससे कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो इंप्रूव हो सके और लोगों तक इंटेंडेड बेनिफिट्स जो है वो पहुंच सके, ठीक है। तो आपने सबसे पहले बताना क्या है कि इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक सर्विस डिलीवरी के टाइमली पहुंचने की। अगेन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन का टाइप है, जहां पर हम एक पर्टिकुलर चीज की यूटिलिटी बताते हैं कि अगर मान लो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कोई स्टेप ले रही है, तो वो स्टेप क्यों ले रही है। क्योंकि दोस्तों अगर हम टाइमली डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं लोगों को, तो फिर उस डिलीवरी का फायदा ही नहीं है। अगर हम टाइमली डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो शायद बहुत हेल्पफुल है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिलीवर द पब्लिक सर्विस इन अ टाइम बाउंड, डिसेंट्रलाइज्ड एंड सिटीजन फ्रेंडली मैनर। अब आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप टाइमली प्रोवाइड भी कर रहे हो, लेकिन आपने बोला कि मैं भाई कांगड़ा में हेडक्वार्टर में बैठा हूं और जिसने भी ये सर्विस लेनी है उसको कांगड़ा के हेडक्वार्टर ही आना पड़ेगा। तो यहां पर अब डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में या फिर सिटीजन फ्रेंडली मैनर में आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। आप लोगों को परेशान कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही लोगों को आने को बोल रहे हो। अब कांगड़ा में कोई अगर नूरपुर बैठा है तो उसके लिए बहुत दिक्कत है, कोई कहीं और धर्मशाला बैठा है तो और दिक्कत है। तो सबको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आना पड़ेगा। दिस इज नॉट द डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक डिलीवरी या फिर सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक डिलीवरी, ये नहीं है, ठीक है। अब बताएंगे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। तो कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। पहले है HP माई गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इस एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर सिटीजन की जो पार्टनरशिप है विद द स्टेट गवर्नमेंट उसको एनहांस किया गया है दोनों तरीके से, कि स्टेट गवर्नमेंट लोगों से कम्युनिकेट कर पाए और लोग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर पाए। इसके साथ है HP पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट ऑफ 2011, बहुत मेजर एक्ट है और अगेन एक स्पेशल टॉपिक भी हमारे सिलेबस में इसको मेंशन किया गया है। और यहां पर गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम इनकी जो सर्विसेज हैं वो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ऐड करती जा रही है, ताकि लोगों को टाइम बाउंड सर्विसेज मिल सकें और डिपार्टमेंट्स में इनमें इंक्रीज होते जा रहे हैं। देन जनमंच को 3 जून 2018 को एस्टेब्लिश किया गया था, जहां पर जो लोग हैं
वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं अपने जो ग्रीवेंसेस होते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं विद दी हेड, ठीक है, और वो बताते हैं कि देखो हमें ये दिक्कतें हैं, और यहाँ पर फिर उन दिक्कतों को सॉल्व किया जाता है। देन सीएम डैशबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। डिजी लॉकर, देखो डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें हिमाचल में भी देखने को मिलता है और इंडियन के बाकी स्टेट्स में भी देखने को मिलता है, बट हिमाचल में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम इसको मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 11 डिपार्टमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, वहां पर इंप्लीमेंट हुआ है ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई और भी इनिशिएटिव मैं मेंशन कर सकता हूं तो आप सम अदर इनिशिएटिव्स करके मेंशन कर सकते हो। दोस्तों यहां पर आप लोगों को डाउट आएगा कि सर कितने इनिशिएटिव्स लिखने चाहिए, तो कोई फिक्स नंबर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको 15 आते हैं तो जो टॉप प्रायोरिटीज के 7-8 है उनको पक्का मेंशन करिए, टॉप प्रायोरिटीज के। अब उनमें कितना एक्सप्लेन करना है, अब यहां पर भी लिमिट है। आपके पास 120 शब्द है, ठीक है, उनमें से 15 से 20 शब्दों की इंट्रोडक्शन हो गई। उसके बाद 100 शब्दों में आपको 8 जो है वो इनिशिएटिव्स लिखने हैं, तो 8 इनिशिएटिव के आगे सिर्फ 10 वर्ड की लाइन या फिर 15 वर्ड की लाइन होनी चाहिए, तभी आके आपकी जो वर्ड लिमिट है वो पूरी कंज्यूम होगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत सारी नॉलेज है तो आप 6 मेजर लिख के फिर लिख दो सम अदर इनिशिएटिव्स 1 2 3 4 करके, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको बहुत कुछ आता था, बट ड्यू टू द वांट ऑफ द वर्ड्स आप लोग ज्यादा नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पॉइंट यहां पर आप लोगों को लगेगा कि सर ये टॉपिक प्रिपेयर कहां से करें, कि व्हाट आर द डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द वेलफेयर या फॉर द टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द सिटीजन। दोस्तों इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करने में आपकी पूरी मदद करेगा, ठीक है। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। दिस इज फ्रॉम द टॉपिक गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, और एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का आते ही आता है, एक तो मिनिमम कह रहा हूं मैं, 2 आते ही आते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड गवर्नेंस, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट, व्हाट नीड्स टू बी डन टू ब्रिंग अबाउट गुड गवर्नेंस इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन में मल्टीपल माइक्रो क्वेश्चंस हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माइक्रो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है, डेफिनेशन देनी है कि गुड गवर्नेंस क्या है, ठीक है, आप क्या समझते हैं। सेकंड क्या है कि आपको उसकी सिग्निफिकेंस को एनालाइज करना है, ठीक है, क्या वो सच में सिग्निफिकेंट है। फिर आपको बताना है कि व्हाट नीड्स टू बी डन। अब जब नीड्स टू बी डन की बात आ गई ना, तो पहले कहीं ना कहीं हमें थोड़े से इश्यूज बताने पड़ेंगे, तभी तो हम व्हाट नीड्स टू बी डन फर्दर की बात करेंगे। तो यहां पर हम शुरुआत कैसे करेंगे, डेफिनेशन से, ठीक है। आपने बताने की गुड गवर्नेंस क्या है कि इट इज द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। अब दोस्तों यहां पर आपको डाउट आएगा कि सर एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है या फिर एक थीम जो है वो कॉमन मेंशन कर सकते हैं। तो अगेन कॉमन थीम ही यहां पर आएगी, गुड गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, क्योंकि मल्टीपल डेफिनेशन है, यूएनडीपी की अपनी डेफिनेशन है, वर्ल्ड बैंक की अपनी डेफिनेशन है, इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट की अपनी डेफिनेशन है। तो आप लोग एक स्टैंडर्ड जो वर्डिंग है उसको पक्का ध्यान में रखिएगा और एक रफ सी डेफिनेशन आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर 8 मेन कैरेक्टरिस्टिक आप पक्का बताएंगे गुड गवर्नेंस की, जो कि यूएनडीपी ने प्रिस्क्राइब करी है। फिर आप बताओगे सिग्निफिकेंस, ये हमारा सेकंड माइक्रो क्वेश्चन कि सबसे बड़ी बात कि गुड गवर्नेंस रिक्वायर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप। जब भी आप किसी पर्टिकुलर मैटर पे एक ब्रॉड एग्रीमेंट बनाना चाहते हो, एक कंसेंसस बनाना चाहते हो, तो आप लोग सभी को इंक्लूड करके गुड गवर्नेंस की तरफ जाते हो, ठीक है। और यहां पर जब पार्टिसिपेशन होता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का, डिफरेंट जेंडर ग्रुप्स का, तो उससे और बेटर चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आपने मेंशन कर दिया, लेकिन आपने यहां पर इश्यूज बताते जाना है कि गुड गवर्नेंस किस तरीके से इश्यूज से हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल, गुड गवर्नेंस विल हेल्प इन डीलिंग विद हाई लेवल ऑफ जेंडर पैरिटी, मार्जिनलाइजेशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द पीपल, जो कि डिफरेंट कास्ट ग्रुप के होते हैं, इनको मार्जिनलाइज किया जाता है। इसके बाद हम बताएंगे गुड गवर्नेंस एम्स टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। और किस चीज से डील करने में हेल्प करती है, करप्शन से, लो लेवल ऑफ सिटीजन एंगेजमेंट से। देन गुड गवर्नेंस जो है वो हमें हेल्प करती है किसी पर्टिकुलर सर्विस को टाइम फ्रेम के अंदर देने में। उसके बाद हम बताएंगे किस चीज से डील करती है, लूप होल्स इन लॉ, पुअर पुलिस इफेक्टिवनेस, राइजिंग इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। इस तरीके से आप सारे पॉइंट मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप स्टेप्स नीड टू बी ब्रिंग अबाउट गुड गवर्नेंस। अब और क्या कर सकते हैं गुड गवर्नेंस को इंप्रूव करने में, तो सबसे पहले स्टेट की जो प्रायोरिटीज हैं उनको हमें ओरिएंट करना पड़ेगा और हमें अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ह्यूमन जो रिसोर्सेज में। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए एक आदमी है, लेकिन उसका जो काम है वो पूरा मेहनत से कर रहा है, लेकिन फिर भी इफेक्टिव डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो हमें ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ट्रेनिंग अच्छी करनी पड़ेगी। देन सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना पड़ेगा लोगों को जो कि अपने आप से अपनी देखभाल नहीं कर पा रहे, अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे। इसके बाद हमें जो
जो सिटीजन है उनको इंक्लूड करना पड़ेगा फ्रॉम द बिगिनिंग इन द प्लानिंग। देखिए, अगर आप किसी चीज को डेवलप करते टाइम ही सिटीजन को इंक्लूड कर लो तो एक बेटर पॉलिसी बन सकती है। ठीक है, देन इसके साथ साथ इंट्रोड्यूसिंग अप्रोप्रिएट रिफॉर्म इन द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा करप्शन या फिर पेंडिंग केसेस देखने को मिलते हैं। सिविल सर्विस कैपेसिटी बढ़ाना, ठीक है, न्यू अलायंसेस बनाना फॉर बेटर कोऑपरेशन, इसके साथ साथ रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना, और इसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना। ये टेक्नोलॉजी वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम सारी चीजों को आईटी से लिंक कर दें, जैसे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में भी बोला गया है, तो कहीं ना कहीं सर्विस डिलीवरी और अच्छी हो सकती है और टाइमली हो सकती है। इसके बाद आपको समराइज करना है कि किस तरीके से हम इंडिया में गुड गवर्नेंस के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके इसके ऊपर एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा। अब यहां पर ना बहुत वेरिएशन आएगी, आप लोगों के व्यू पॉइंट में से टोटली डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगेन आपके व्यू पॉइंट प्लस हमारे व्यू पॉइंट मिलके ही एक अच्छे आंसर की तरफ पहुंचेंगे हम। ठीक है, तो ये था आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस या ऐसे ही प्रैक्टिस हम आपको करवा रहे हैं हमारे मेंस क्रैश कोर्स पैक में एंड मेंस टेस्ट सीरीज पैक में, और काफी बच्चे इसमें इनरोल कर चुके हैं, हमसे टेस्ट रिव्यू करवा रहे हैं। 4 दिन के अंदर टेस्ट इवेल्युएट हो जाता है, 4 दिन में मैक्सिमम कह रहा हूं, 1 या 2 दिन में ही आपको अपना जो टेस्ट है वो वापस चेक होकर मिल जाता है। और ये जो कोर्सेज हैं बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए हैं, इनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपका है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutech.co.in पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।